हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 3 की। फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, चाहे वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो या किसी भी तरह की क्वांटिटी हो, तो उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसको सेकेंड सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं कि CGS में दिया हुआ है, MKS में हमें कन्वर्ट करना है, या फिर MKS में दिया हुआ है और CGS में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने डायमेंशनल मेथड का यूज किया था। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम में वैल्यू अगर दिया हो तो उसको हम अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। यानी अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है फिजिक्स में, या फिर कोई इक्वेशन दिया हुआ, कोई फार्मूला दिया हुआ है, तो वो इक्वेशन हमारा डायमेंशनली सही है या गलत है, इसको भी हम चाहें तो डायमेंशनल मेथड से चेक कर सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखने की ज़रूरत होगी, तब जाकर के ये वीडियो थर्ड पार्ट जो है बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड में। तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसको फंडामेंटल में कैसे ब्रेक करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किसी एक सिस्टम में अगर वैल्यू दिया हुआ है तो सेकेंड सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन के बारे में वो इक्वेशन सही है या गलत है, वो डायमेंशनली सही है या नहीं है, ये हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कोई भी इक्वेशन अगर है तो जब तक उसके दोनों साइड का LHS का और RHS का डायमेंशन सेम नहीं होगा, तब तक कहा जाएगा इक्वेशन गलत है, वो डायमेंशनली बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो सही है या गलत है, हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का LHS का और RHS का डायमेंशन निकालते हैं, बीमा निकालते हैं। अगर LHS और RHS दोनों साइड की बीमा सेम आ जाती है, डायमेंशन सेम आ जाता है, डायमेंशनल फार्मूला सेम आ जाता है, तो हम कहते हैं दिस गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। जो दिया गया समीकरण है वो सही है। अदरवाइज अगर एक साइड का डायमेंशन कुछ और आता है और दूसरे साइड का डायमेंशन कुछ और आता है, तो हम कहते हैं कि दिस गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेट कर लेते हैं। चेक द इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh इज करेक्ट। क्या करना है, हमें चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमें करना क्या होगा कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसके यूनिट के बेस पर बात करें तो इसका यूनिट होता है जूल और इसका भी यूनिट होता है जूल, लेकिन इसी को हमें सॉल्व करके दिखाना होगा। ये तो हम लोगों ने डायमेंशन यूनिट के बेस पर बात कर दिया कि इसका यूनिट जब जूल है दोनों का, तो दोनों का डायमेंशन हमारा सेम होगा। लेकिन क्या देख रहे हैं कि एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमें ये चेक करके बताना होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में कभी इक्वल हो सकते हैं। दोनों का जब डायमेंशन सेम है तो कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो चलिए चेक करते हैं कि ये इक्वेशन आखिर कैसे करेक्ट है। तो अगर बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में
कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं निकालते, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर क्या है, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। तो अब इसका डायमेंशन अगर लिखा जाए, डायमेंशन ऑफ LHS, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हाफ mv² का डायमेंशन लिखना है। तो इसका डायमेंशन लिखेंगे तो इसका डायमेंशन हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो अगर इसका डायमेंशन लिखना है तो क्या कर देंगे, डायमेंशन ऑफ mv² इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास का कैपिटल M और वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 और स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा ओवरऑल ml2T-2। ये तो हम लोगों ने क्या देखा, डायमेंशन ऑफ LHS। सेम इसी तरह से डायमेंशन ऑफ RHS निकाल लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ RHS अगर निकालना हो तो हमारे पास क्वांटिटी क्या है mgh। अब इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मास का होता है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा LT-2 और हाइट का होता है L। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल ml2T-2। तो क्या देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS, यहाँ देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS जितना आया है, डायमेंशन ऑफ RHS भी हमारा उतना आ गया है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, दैट इज द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो दिस इक्वेशन हमारा क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड का अगर हमारा डायमेंशन सेम आ जाता है LHS और RHS का, तो कह देंगे कि दोनों जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है। अगर कहीं ऐसा होता कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल नहीं आता तो हम कहते हैं दिस गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। क्लियर है। थर्ड हमारा होता है एप्लीकेशन टू एस्टेब्लिश द रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि फार्मूले का डेराइव करना। अगर हमें ये पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज़ों से, किस किस फिजिकल क्वांटिटी से, उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स आई हैं, उसमें जैसे मान लेते हैं कि मोमेंटम है, मोमेंटम को हम लोगों को पता है कि मास और वेलोसिटी से मिलकर के बना होता है। तो मास और वेलोसिटी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, इसको हम चाहें तो डायमेंशनल मेथड से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एकदम सिंपल सा एक टेक्निक यूज करते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है P, फिजिकल क्वांटिटी गिवन है कि एक फिजिकल क्वांटिटी P है और ये जो है मास से मिलकर के बना है, वेलोसिटी से और टाइम से मिलकर के बना। ऐसा हम लोगों ने वेलोसिटी, लेंथ और टाइम से मिलकर के बना हुआ है। अब कहा जाए कि इस फिजिकल क्वांटिटी में जो मास है वो A टाइम्स आया है, लेंथ जो है B टाइम आया है, टाइम जो है C टाइम्स आया है। तो इनके बीच जो रिलेशन होगा P प्रोपोर्शनल टू M पावर A, L पावर B और T पावर C। दिस इज द रिलेशन फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी बिटवीन M, L एंड T। अब इसी के लिए हम लोग अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारा सिंपल सा रिलेशन हो गया कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें पता हो कि वह किन किन फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बनी हुई है, तो हम उनके बीच रिलेशन, उनके बीच फार्मूला इस मेथड से, डायमेंशनल मेथड से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इससे हम उस इक्वेशन को इस्टेब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड इस बात की गारंटी नहीं लेता कि जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला है वो परफेक्टली सही ही होगा। गलत होने की गारंटी लेता है कि गलत हो सकता है, लेकिन सही होने की गारंटी ये नहीं लेता।
क्यों नहीं लेता? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे हम लोग तो यहाँ एक कांस्टेंट k आ जाएगा, और उस k को बैलेंस करने के लिए हर एक इक्वेशन में, हर एक फार्मूले में k की वैल्यू तो अलग अलग होगी, लेकिन हम हर जगह रखेंगे k। तो डायमेंशनल मेथड से हम फार्मूला जब स्टेब्लिश करेंगे तो इस बात के लिए सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगा कि जो हमारा इक्वेशन है, जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, वो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी वैल्यू करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसकी गारंटी हम डायमेंशनल मेथड से नहीं दे सकते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लेट कर लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, कौन सी, एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और कह दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की कह रहा है कि फाइंड द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स which depends on mass m, velocity v and radius r। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक फार्मूला ड्राइव करिए जो किस पर, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि डायमेंशनल मेथड का यूज करेंगे और डायमेंशनल मेथड से इसके फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया क्या हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ। एफ जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर लेता है। हम लेट कर लेंगे कि इस फिजिकल क्वांटिटी में जो मास है वो a टाइम्स इंक्लूड हुआ है, जो वेलोसिटी है वो b टाइम्स इंक्लूड हुआ है, और जो रेडियस है वो c टाइम्स इंक्लूड हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी ऊपर में पढ़ा था कि p प्रोपोर्शनल टू ma lb tc। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, f प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m पावर a, v पावर b और r पावर c, ये हमारा हो जाएगा। अब इसी को और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटा यहाँ से तो आ गया K, और क्या हो जाएगा, M पावर A, V पावर B और R पावर C। अब क्या देखेंगे कि अगर ये इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं तो जब डिराइव करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनली बैलेंस में होगा, इक्विवेलेंट करेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जितना LHS का डायमेंशन होगा उतना RHS का भी डायमेंशन होना चाहिए। अभी हमने पहले बताया है कि ये इस मेथड से जो फार्मूला ड्राइव करते हैं वो इस बात की पुष्टि तो कर देता है कि वो डायमेंशनली इक्वेशन जो हमने इस्टेब्लिश किया है वो करेक्ट है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं करता कि जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी करेक्ट ही है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट k आ गया है। k की वैल्यू क्या होगी हमें पता ही नहीं है, और जब नहीं पता है तो इस बात के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये डायमेंशनल मेथड ये तो क्लियर कर देता है कि नहीं, जो हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे कि डायमेंशनली दोनों इक्वेशन क्या, दोनों साइड क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ MA VB और RC। K का डायमेंशन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। अब फोर्स का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, MLT-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, और इसका अगर लिखा जाए तो मास का क्या हो जाए, m का क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा, और v का क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा, और पावर b, और ये r का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और ये c। इसको फिर अगर लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे MLT-2
और यहाँ से चेक किया जाए तो क्या हो जाएगा MA। अब यहाँ क्या देखते हैं, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये LB और LC होगा और इनटू में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल LB और प्लस C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T माइनस B। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड के पावर को कंपेयर कर लिया जाए। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ m पावर कितना आया है, a आया है, तो m के पावर a आया है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, a इक्वल टू 1। एक हम लोगों ने निकाल लिया कि मास जो है 1 टाइम्स इंक्लूड होगा। दूसरा क्या देख रहे हैं, ये L पावर कितना आया है, B प्लस सी, और B प्लस सी के जगह पे यहाँ आया है 1, तो B प्लस सी इक्वल टू कितना 1। उसी तरह से -2 इक्वल टू -b, तो -2 इक्वल टू -b, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू मिल गया 2, ये हो गया हमारा। अब ये b की वैल्यू ला करके इसमें पुट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 -2 इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को -1। अब पुटिंग द वैल्यू of A, B and C in इक्वेशन 1, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन कौन सा 1, तो क्या हो जाएगा हमारा F इक्वल टू के एम ए की वैल्यू कितना 1, B की वैल्यू कितना 2, और C की वैल्यू कितना -1, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा mv² बाई आर, और यहाँ k तो रहेगा ही। अब अगर कह दिया जाए कि k इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा हमारा F इक्वल टू mv² बाई आर। दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिराइव्ड बाय द डायमेंशनल मेथड। यानी कि डायमेंशनल मेथड से हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए एक फार्मूला डिराइव कर लिया। एक और एग्जांपल बता देते हैं कि अगर हमें दिया हो, अगर हमारे पास गिवन हो कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है हमारा, फाइंड द रिलेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी v which depends on coefficient of विस्कोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी रो एंड रेडियस ऑफ ट्यूब आर। मतलब यह है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो ईटा पर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अब इनके बीच हमें एक फार्मूला ड्राइव करके बताना है, इनके लिए एक रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है। मतलब हमारे पास हो गया कि जो वेलोसिटी है v डिपेंड्स ऑन ईटा, डेंसिटी रो एंड रेडियस r। लेट कर लेते हैं कि ईटा इंक्लूडेड a टाइम्स, रो इंक्लूडेड b टाइम्स और r इंक्लूडेड c टाइम्स। तो सिंपल सा रिलेशन हम कर देंगे v प्रोपोर्शनल टू ईटा a रो b r c। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू k ईटा a रो b r c।
अब क्या होना चाहिए कि जितना डायमेंशन इधर का उतना डायमेंशन इधर का, LHS का जितना डायमेंशन उतना डायमेंशन RHS का भी हमारा होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ईटा A रो B और R C। तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशन देखा जाए तो क्या होता है LT माइनस 1। अगर ईटा का डायमेंशन देखा जाए तो ML माइनस 1 और T माइनस 1, पावर कितना हो गया A। उसी तरह से रो का देखा जाए तो ML माइनस रो का देखा जाए तो ML माइनस 3 और कितना B। और रेडियस तो पता ही है कि लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ की क्वांटिटी होती है तो L पावर C। अब इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो इसको तो लिखते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा M0, क्या देख रहे हैं कि LHS में M नहीं आया तो कितना लिख लेंगे M0 LT माइनस 1। ठीक है, इधर भी देखा जाए इक्वल टू, देखो M पावर A और यहां से M पावर B, तो कितना हो जाएगा M पावर A प्लस B ना, M पावर कितना हो जाएगा A प्लस B। फिर क्या हो जाएगा L पावर माइनस A माइनस 3B प्लस C। L पावर कितना हो जाएगा माइनस A माइनस 3B प्लस C, यहां से प्लस C। और T पावर कितना हो जाएगा, केवल T 1 ही टाइम्स आया है तो T पावर कितना हो जाएगा हमारा माइनस 1। T पावर माइनस 1 नहीं माइनस A। ठीक है, चलिए अब दोनों साइड का क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या दिख रहा है M पावर A प्लस B है, यहाँ 0 है तो A प्लस B की वैल्यू हमारा कितना आ गया 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से L पावर कितना है, यहाँ 1 है तो माइनस A माइनस 3B माइनस C, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ ये है, प्लस C इक्वल टू कितना 1। उसी तरह से माइनस 1 इक्वल टू माइनस A, माइनस 1 इक्वल टू माइनस A, तो A की वैल्यू हमारा हो गया 1। ठीक है, अब A की वैल्यू यहां रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम नहीं फर्स्ट इक्वेशन तो हम लोगों ने यहां लेट किया हुआ है, फर्स्ट ये इक्वेशन सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा B इक्वल टू माइनस A, तो B इक्वल टू कितना माइनस 1। अब A और B की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख लिया जाए तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या मिल जाएगा माइनस A माइनस 3B प्लस C इक्वल टू 1। तो C इक्वल टू कितना 1 प्लस A प्लस 3B, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस नहीं सॉरी क्या देखते हैं A की वैल्यू हमारा 1 है तो 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, यहाँ से B की वैल्यू हमने पुट कर लिया तो C की वैल्यू 2 माइनस 3, यानी कि हमें C की वैल्यू हमारा मिल जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब ABC की वैल्यू जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में रख लिया जाए फर्स्ट में रख लिया जाए। तो जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा क्या मिला है फर्स्ट B इक्वल टू K ईटा A रो B और R C, तो क्या मिल जाएगा V ईटा की वैल्यू K, ईटा की वैल्यू 1 है, रो की वैल्यू देख B की वैल्यू कितना देख लेते हैं यहाँ पर माइनस 1 है तो रो के पावर माइनस 1 और R के पावर माइनस 1, तो V इक्वल टू हमारा मिल जाएगा K ईटा बाई रो R। दिस इज द रिलेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, जो लाइन नहीं समझ में आया होगा फिर से अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। और जाते जाते लाइक शेयर और कमेंट करके जाइएगा।